Hello student, how are you? Hmm? Hope you will be fine. So स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री विक्स का चैप्टर नंबर 2 द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका ये जो है फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन सेकंड सिविक्स का दिस इंडियन पार्लियामेंट। In last lesson, we have studied that the parliament plays an important role in parliamentary system of a government. तो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट का। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसने क्रिएट किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल दैट इज द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। तो ये लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा, जिसे हम विधानसभा हिंदी में कहते हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर है हमारा नेशनल लेवल पे होता है एंड दैट इज़ द लेवल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसे जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब हमारी पूरे देश की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। और उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये 3 जो है वर्क करते हैं। सो दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो है ही इनसेपरेबल पार्ट है। मतलब ही शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इसको कोई भी डिस्कशन करने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरा ही होता है। ठीक है। So next, can you find out the constituent states in India get seats on basis of their population? अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट वाइज जो हमारे जो चलता है, स्टेट्स इन इंडिया गेट सीट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब स्टेट का जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है उनको सीट्स दी जाती है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सो फॉर द पर्पज ऑफ अ इलेक्शन द स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसीलिए जो है स्टेट जो है डिवाइड होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिवाइड होता है। दो पॉपुलेशन ऑफ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। और जो पॉपुलेशन जो होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। मतलब कम ज़्यादा जो है अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो यूज द इंटरनेट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैज़ इन द लोकसभा। तो आप जो है इंटरनेट पे भी इसकी जानकारी ले सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में जो है नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो है 48 सीट्स है। तो गुजरात में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली जो है मतलब सेम होती है, मतलब आसपास ही होती हैं। ओके, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि दोनों हाउसेस में जो है प्रेसिडेंट को जो है पार्टिसिपेट करने का, कोई डिस्कशन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ये हमारे 2 हाउसेस है। फर्स्ट वी सी द लोकसभा। द लोकसभा
इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो लोकसभा है इसको जो है लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लोकसभा इज द हाउस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और लोकसभा में जो भी मेंबर्स जाते हैं वो जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोगों ने जो चुन के दिए जो लोग हैं वो जो है डायरेक्टली लोकसभा में जो है रिप्रेजेंटेटिव करके जाते हैं। हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस, और इसीलिए जो है लोकसभा को जो है फर्स्ट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये। सो द मेंबर ऑफ अ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जो मेंबर्स हैं जो लोकसभा में इलेक्ट होके जाते हैं डायरेक्टली, जो लोग उसे उनको चुन के देते हैं वो जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी है वो जाते हैं। ओके, सो द टेन्योर ऑफ अ लोकसभा इज 5 ईयर, और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। द इलेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और हर एक 5 साल के बाद में जो है इलेक्शन लिया जाता है। सो दिस इलेक्शन आर नोन एज अ जनरल इलेक्शन। और ये जो 5 साल के बाद जो हमारे इलेक्शंस होते हैं इसे कौन सा इलेक्शन कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है। हाउएवर देयर आर एग्जांपल्स व्हेन द लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। अब कभी कभी क्या होता है कि 5 साल जो है गवर्नमेंट नहीं चलती है कुछ कारणवश, मतलब उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं और वो जो डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसे वक्त में जो है वो 5 साल नहीं चलती, 3 साल भी चलती है, कभी 2 साल भी। तो हावेवर देयर आर एग्जांपल्स व्हेन द लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। तो ऐसे भी एग्जांपल है जो 5 साल पहले भी जो है डिसॉल्व हो जाती है। सो इलेक्शन हेल्ड इन सच अ केस आर कॉल्ड अ मिड टर्म इलेक्शन। और उसके बाद में अगर 3 साल के बाद में ही अगर वो डिसॉल्व हो गई तो जो है फिर से एक इलेक्शन लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन। ओके, लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और लोकसभा क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है सिटीजन ऑफ अ कंट्री होते हैं, मतलब हमारे कंट्री के रहवासी होते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ अ 552 members in the Lok Sabha. This is very important. Maximum of a 552 members in Lok Sabha. तो लोकसभा में जो है आपको सब पता चल गया कि 552 मेंबर्स जो है चुनकर जाते हैं, उतनी कैपेसिटी है उसकी। सो टू एंश्योर रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और इस 552 मेंबर्स में लोकसभा के कुछ सीट जो है रिजर्व रहती है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एससी और एसटी के लिए। तो इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंटेड 2 members फ्रॉम द कम्युनिटी टू द लोकसभा। तो यहाँ पर जो है अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अगर कोई नहीं रहता है, चुनकर नहीं आता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 members। इसलिए जो ऐसे वक्त में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 2 members फ्रॉम द कम्युनिटी, इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा। अब लोकसभा जो है लोअर हाउस है, तो राज्यसभा है जो है वो अपर हाउस है। द अपर एंड द सेकंड हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट एंड इज द राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है अपर एंड सेकंड हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट है। सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और यहाँ पे जो राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली
इलेक्टेड होते हैं। द राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू 28 सीट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। और राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं? 28 स्टेट्स के एंड 9 यूनियन टेरिटरी के। Okay, so the members of Rajya Sabha work as representative of the constituent states। तो ये जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डू इट। यहाँ पर जो है एक कन्वर्सेशन दिया है, मेरी, राधिका, रणवीर, शबाना, मुस्कान, प्रणव, राधिका, तो ये लोग जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मेरी ही सेड कैन आई कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड। वो पूछ रही कि मैं 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में क्या मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ सकती हूँ? सो राधिका सेड नो, यू कैन वोट आफ्टर यू अटेंड 18 ईयर ऑफ एज। अब 10th में है तो उसकी तो 16 ईयर एज होंगी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 ईयर्स के बाद में ही हमको वोट देने का अधिकार मिलता है। सो राधिका सेड यू कैन नॉट वोट आफ्टर यू अटेंड 18 ईयर ऑफ एज, बट यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आप इलेक्शन भी जो है कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती हो। सो रणवीर सेज डोंट यू नो दैट द कॉन्टेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन वन नीड टू कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज। वो बताता है कि लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज चाहिए होती है वो 25 ईयर्स होती है। सो शबाना सेड व्हाट इफ अ पर्सन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन। वो पूछ रही है कि नेबरिंग कंट्री का मतलब हमारी कंट्री इंडिया है और इंडिया के बाहर की कंट्री कोई भी, तो वो लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए लड़ सकती है क्या? सो मुस्कान सेड हाउ इट इज़ पॉसिबल, इज दैट पर्सन ऑफ अ इंडियन सिटीजन? क्या वो इंडियन सिटीजन है? जब वो अगर नेबरिंग कंट्री का है, कंट्री में रहता है, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन है तभी वो लड़ सकता है, पर अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा तो वो नहीं लड़ सकता है। सो प्रणव सेज इफ आई वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम केरला, इज दैट पॉसिबल? पर अगर मैं, प्रणव कह रहा है कि मैं केरला से हूँ और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? सो राधिका सेड यस, बिकॉज our teacher said that the Lok Sabha election can be contested from any constituency of any state। तो राधिका जो है उसे बता रही है कि लोकसभा इलेक्शन जो है कोई भी लड़ सकता है जो कि इंडियन सिटीजनशिप मतलब इंडिया का है। तो वो कहीं का भी हो सकता है, फिर केरला का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, एमपी का कहीं का भी हो सकता है। सो मृणाल सेड आई अंडरस्टूड कंडीशन रिगार्डिंग द एज एंड नेशनैलिटी, बट who can be considered as non-qualified for contesting election। तो मृणाल पूछ रही है कि मैंने एज के बारे में भी समझ लिया अभी और नेशनैलिटी के बारे में भी समझ लिया कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज 18 होनी चाहिए, बट हु कैन बी कंसिडर्ड ऑन नॉन क्वालिफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो मेरी सेड लाइक द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन, there are conditions for disqualification as well. Let us understand it with the help of our teachers। तो इसके बारे में जो है सो मेरी सेड हम जो है टीचर से इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट द टोटल मेंबरशिप ऑफ अ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। तो राज्यसभा में जो है टोटल मेंबरशिप कितनी होती है? 250 मेंबर्स। और हमने इसके पहले जो है लोकसभा का देखा था मेंबरशिप, तो वहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं? 252। और राज्यसभा में जो है 250 मेंबर्स होते हैं। ऑलमोस्ट अमॉन्ग्स देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और उसमें से 250 में से जो है 238
मेंबर्स जो है वो कहाँ से इलेक्टेड होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। अब ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, इसमें से जो है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जो है राज्यसभा के नहीं होते हैं। इट इज प्रपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। मतलब वहाँ का जितना भी पॉपुलेशन है, मतलब एक स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से 2 या 3 मेंबर्स चुन के आ सकते हैं, या फिर एक आधा स्टेट है जिसमें कि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से 1 मेंबर आ सकता है। मतलब ये इक्वल जो है नंबरिंग नहीं आती है स्टेट से। तो it is proportionate to the total population of each of the state, and remaining 12 members are appointed by the president। अब मतलब 250 मेंबर्स में से 238 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। और वो भी जो है इक्वल नंबर में नहीं आ रहे हैं, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, ऐसे टोटल 238 जो है मेंबर्स जो है मतलब चुन के आते हैं। और जो 12 मेंबर्स बचते हैं वो जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? दीज मेंबर्स आर यूजुअली एक्सपीरियंस एंड distinguished personalities from the field of literature, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। तो ये जो 12 मेंबर्स होते हैं वो जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और कुछ ऐसे मतलब क्षेत्र में उनका नाम जो है बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी पर्सनैलिटी। जैसे कि लिटरेचर में अगर कोई जाना माना व्यक्ति है वो, आर्ट में जो भी जाना माना व्यक्ति है उसको अपॉइंट किया जाता है, साइंस के क्षेत्र में अगर कोई बहुत जाना माना व्यक्ति होता है तो उनको जो है अपॉइंट किया जाता है, स्पोर्ट्स में भी अगर है तो स्पोर्ट्स का भी जो है पर्सन रहता है, सोशल वर्क फील्ड में जो है जो बहुत अच्छा वर्क करने वाला कोई पर्सन है तो वो उसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरह के 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव में से जो है प्रोपोर्शनेट नंबर निकाल कर उनको जो है राज्यसभा में चुना जाता है। सो राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। अब देखो राज्यसभा को जो है परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, hence it is called a permanent house. 1/3 member of the total number of Rajya Sabha who have completed their tenure of a 6 year are retired after every 2 years, and equal number of new members get elected। तो हर 2 साल के बाद में जो है ये जो 1/3 मेंबर्स होते हैं जिनका कि 6 ईयर रिटायरमेंट का दिया गया है, वो अगर कंप्लीट होता है तो एवरी 2 ईयर्स जो है रिटायर्ड होते हैं मेंबर्स, और जितने रिटायर्ड हो रहे हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड। और उनको जो है जितने मतलब 2 रिटायर्ड हुए हैं तो 2 ही इलेक्ट होते हैं और वहाँ पे रिजॉइन होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है राज्यसभा का ये काम चलता है। सो बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड, स्टेप बाय स्टेप राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली। तो ये जो लिमिटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, जो रिटायर्ड होते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब 2 साल के बाद में जो भी जिनका 6 ईयर का जो है हो जाता है तो स्टेप बाय स्टेप वो रिटायर्ड होते हैं और नए जो है उसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये जो राज्यसभा का फंक्शन जो है कंटिन्यूसली इस तरह से चलते रहता है। एनी पर्सन कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर किसी को भी राज्यसभा में जो है इलेक्शन लड़ना है
तो उसको जो है इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ एज, और उसकी एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, सो मेंबर ऑफ अ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। एमपी मतलब मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। एमपीज ट्राई टू रिजॉल्व द queries and complaints of their constituencies by raising question in the parliament। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, सॉरी एमपीज जो होते हैं, ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज, मतलब जो भी डिस्कशन होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का, उसको जो भी क्वेश्चंस उनको पूछने हैं तो वो जो है वो ये कर सकते हैं इन पार्लियामेंट में। ओके, गवर्नमेंट एलोकेटेड दिस फंड्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। और गवर्नमेंट जो है जो भी फंड आता है वो किसको देती है? इनको एमपीज को देती है, जो कि वो डेवलपमेंट के काम में जो है अपने अपने क्षेत्र में लगाते हैं। ठीक है, function of a parliament. After understanding the basics of a Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now review their functions। तो अब जो है हम राज्यसभा और लोकसभा के फंक्शंस मतलब काम क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है फार्मुलेशन ऑफ अ लॉज। मतलब जो है लॉज बनाने का भी काम जो है इनका होता है। सो इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ अ पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज। तो इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों के भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसके हिसाब से ही जो है उनको जो है हमारी सिस्टम चलानी पड़ती है। तो वो चलाते वक्त लोगों की भलाई और लोगों का जो है डेवलपमेंट, ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द पार्लियामेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज, और इसके लिए अगर कभी नए लॉज भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी जो है ये बना सकते हैं। आल्सो आउटडेटेड लॉज आर रिपेल्ड, नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन सम लॉज। या फिर कभी कभी जो है कुछ लॉज जो है आउटडेटेड हो जाते हैं, मतलब उसका अब इस जनरेशन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है तो उसे निकाल देने का भी काम ये कर सकते हैं। और नेसेसरी चेंजेस अगर करने हैं तो उसमें वो लॉज में जो है वो कर सकते हैं। द प्रोसेस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर द पार्लियामेंट फुलफिल दिस प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसी हिसाब से जो है पार्लियामेंट को वो चला सकते हैं, इनकी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, control control over council of a minister. The prime minister and the council of minister are drawn from the parliament, and parliament exercises control over them। so council of minister में जो है कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी जो हमने चुन के दिए जो मेंबर्स है वो होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। ओके, तो ये जो है पार्लियामेंट में जो है काम करते हैं और इन पे जो है पार्लियामेंट जो है कंट्रोल रखती है। ओके, सो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, और इनको कंट्रोल करने का जो भी काम है वो जो है मल्टीपल वेज में होता है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सी दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसगार्ड द पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर इट्स सुपरविजन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पार्लियामेंट की कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कोई भी ऐसा गलत काम ना करे, और जो है जो भी फंक्शन है वो जो है पार्लियामेंट के सुपरविजन में हो। तो यहाँ पर जो है हम इस पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे का जो पार्ट है बचा वाला वो हम लेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको जो है ये पार्ट जो समझ में आया है तो इसे जो है
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल रायशी क्लासेस को। और जो है जिन्होंने अभी तक जो है बेल बटन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबाना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।